हेलो फ्रेंड्स, मैं एस भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पे। आज से मैं मैथ्स के लेक्चर को से इधर फिजिक्स की दुनिया में फिर से वापस लौट आया हूं और आज से मैं क्लास 11 का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूं। फिजिक्स क्लास 12 जो चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो तो चलते ही रहेगा, ठीक है। उसको जो मैंने शुरू किया है उसे मैं अंत भी करूंगा। लेकिन अभी जो मैं क्लास 11 शुरू करने वाला हूं, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था कि क्लास 11 का लेक्चर शुरू किया जाए, तो क्लास 11 को भी साथ ही साथ चलने का प्रयास करूंगा ताकि फिजिक्स का जो लय है, जो कंटिन्यूटी है, वो 11 12 दोनों में बना रहे। 11 के बच्चों को भी फायदा हो और 12 के बच्चों को भी फायदा हो, यही मेरा उद्देश्य है। तो आज का जो वीडियो है ये आपको मोटा मोटी एक आइडिया देगा किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे आप सीबीएसई, आईसीएसई या आईएससी जिसे आप बोलते हैं, या फिर किसी अन्य बोर्ड के स्टूडेंट हो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आंध्रा बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड, और किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो। मोटा मोटी मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा कि आपको क्लास 11 में क्या पढ़ाना है। और स्टैंडर्ड मैं एनसीईआरटी की किताबों को मानूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में जो भी सिलेबस दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में जो भी चैप्टर लिखे हुए हैं, जो भी चैप्टर दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड उसी को मानना है, ठीक है। किसी राज्य में क्या होता है कि कोई सिलेबस कम होता है, कोई सिलेबस ज्यादा होता है ना। किसी चैप्टर को हटा दिया जाता है, किसी को 11 में रखा जाता है, किसी को 12 में रखा जाता है, बस यही बुनियादी अंतर होता है। लेकिन आपको मैं मोटा मोटी एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है और आपको किस प्रकार से पढ़ना है। बाकी चीजों के लिए मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो क्लास 12 के लिए बनाया था, जो कि इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स के नाम से है। वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं क्लास 12 के वीडियो में। उसमें मैंने किताबों के बारे में भी बताया था कि कौन सी किताबों को पढ़ने से आपका नॉलेज बेहतर होगा और कौन सी किताबों को पढ़ना चाहिए, जिसमें सबसे स्तरीय किताब जो मैंने 3 किताबें बताई थी, जो कि सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, जो कि आपको मोटा मोटी एक रफ आइडिया दे देगा, ठीक है ना। तो वो जो मैंने बता रखा है वो आप उस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं एनसीईआरटी को आधार मानूंगा और उसी के आधार पे सिलेबस डिस्कस करूंगा। और जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, उसको मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि फिर उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और अगर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके लेक्चर को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मैं शुरू करता हूं। सिलेबस जो क्लास 11 का है, मैंने कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल बोर्ड्स टॉपिक इंक्लूडेड, लगभग कमोबेश मैंने अमूमन सारे जितने भी बोर्ड्स हैं, मैं सारे भारत की बात कर रहा हूं और भारत को ध्यान में रख करके मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं। तो इसे मैंने 2 यूनिट में बांटा है, ठीक है। दो मतलब जो है सेक्शन में बांटा है। एक तो वो कि जो कि एनसीईआरटी में चैप्टर के हिसाब से आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, क्लास 11 में। और दूसरा मैंने एक यूनिट बना दिया है, 10 यूनिट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है कि यूनिट वाइज कितने यूनिट को पढ़ना है। और इस यूनिट में टोटल मैंने 10 यूनिट बना रखा है, ठीक है। इसमें कुछ चैप्टर्स हट भी गए हैं, कुछ टॉपिक्स हट भी गए हैं, लेकिन मैं उसको मोटा मोटी, ताकि आपका जेईई मेंस का जो सिलेबस है वो भी दिमाग में चलता रहे, तो ये मैं बता रहा हूं कि यूनिट वाइज मैंने 10 यूनिट बना रखा है। और इस 10 यूनिट में एनसीईआरटी के हिसाब से आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। 10 यूनिट है और एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 11 के बच्चों ध्यान से सुनो, 15 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। उसी 15 चैप्टर के बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे करके क्लास 11 का भी लेक्चर, जिस तरह की क्लास 12 का शुरू कर दिया है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 11 भी यूनिट एंड मेजरमेंट से शुरू करूंगा। एकदम बेसिक से मैंने बता रखा है कि बेसिक से, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह और जेईई मेंस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा। लेकिन आपके पास बेस नहीं होगा तो आप इमारत कैसे खड़ी करोगे, है ना। तो मैं शुरू करता हूं कि क्या है यूनिट वाइज के हिसाब से कितने यूनिट को पढ़ना है, वो मैं आज बता रहा हूं। ये जो हमारा दिख रहा होगा बच्चों कि ये यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट वाइज सिलेबस को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यूनिट वाइज जो सिलेबस है आप देख लो। पहला यूनिट मैंने नाम दिया है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है ये पहला यूनिट है, जिसमें हम लोग डायमेंशन पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ेंगे, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिजिकल वर्ल्ड भी इसी में आता है, फिजिकल वर्ल्ड भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला जो है चैप्टर, ठीक है, पहला जो यूनिट है। उसके बाद काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स ध्यान से देखिए, काइनेमेटिक्स मतलब मोशन के ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और वो फिर ग्राफ रिलेटेड कंसेप्ट को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैकेनिक्स के हिस्से में ये आता है। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लॉज ऑफ मोशन बहुत फेमस है, आप सभी लोग परिचित हैं, आपको पता है कि लॉज ऑफ मोशन क्या होता है। तो लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे एक अलग यूनिट मैंने बना रखा है कि लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है।
फिर उसके बाद वर्क एनर्जी पावर एक अलग यूनिट है, ये चौथा यूनिट है हमारा क्लास 11 का, वर्क एनर्जी पावर। फिर है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, जो रिजिड बॉडी होता है उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन फिर चैप्टर पढ़ा जाएगा, ठीक है। जो यूनिट है ये छठा यूनिट है। तो पहला यूनिट क्या हो गया, यूनिट एंड मेजरमेंट। दूसरा यूनिट क्या हो गया, काइनेमेटिक्स। तीसरा यूनिट क्या होगा, लॉज ऑफ मोशन। चौथा यूनिट क्या होगा, वर्क एनर्जी पावर, ठीक है। पांचवा क्या हो गया, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। छठा मैंने क्या बताया, ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन से रिलेटेड आप समझ रहे हो, बिना ग्रेविटेशन के तो मैं अभी अब पढ़ा भी नहीं पा रहा होता आपको। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं इस अर्थ पे तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हो रहा है, नहीं तो पता चलता कि जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आज के आपके आसपास, इंक्लूडिंग मैं ह्यूमन बीइंग का बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज है, बिल्डिंग हवा में तैर रहा होता, हम हवा में तैर रहे होते, फ्लोट कर रहे होते, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसके पीछे की वजह अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। चर्चा करेंगे जब हम अगले चैप्टर में चलेंगे, जब हम ग्रेविटेशन को पढ़ाएंगे तो उस समय इसका चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर ये है हमारा सातवां यूनिट। पहला यूनिट ये, दूसरा यूनिट काइनेमेटिक्स, तीसरा यूनिट लॉज ऑफ मोशन, चौथा वर्क एनर्जी पावर, पांचवा मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, फिर छठा ग्रेविटेशन, सातवां प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और आठवां जो है थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर से रिलेटेड चीजों को, ठीक है, हीट से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इसमें लॉ वगैरह जो भी है वो पढ़ेंगे। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैस में जो मोशन वोशन होता है, आपको पता है हीट की वजह से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और ऑसिलेशंस एंड वेव, ऑसिलेशन मतलब जो है समझ में आ रहा होगा आपको, ऑसिलेटरी मोशन जो बता रहा हूं मैं, ऑसिलेशन जो दोलन गति होता है, ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के कितना यूनिट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यूनिट है बच्चों। यूनिट के हिसाब से मैं सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं कि कितने यूनिट्स को आपको पढ़ना है। अगर आप इसी सेम चीज को, अलग अलग बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, आप मिला लोगे कि क्या है, मैंने 12 का भी इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के रखा हुआ है, तो आप उसे भी जाकर के देखें। तो अगर हो सकता है कि किसी भी बोर्ड में ऐसा भी हो सकता है कि 11 का जो सिलेबस होगा, हो सकता है कि 12 में और 12 का जो सिलेबस होगा 11, ऐसा इंटरचेंज देखने को मिलता है अलग अलग बोर्ड्स में। तो वो आप, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 11 12 मिला करके कुछ अलग ही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना तो इंडिया का ही सिलेबस है ना, जो भी सीबीएसई का जो पैरामीटर, उसी के आधार पे स्टेट बोर्ड भी अपना सिलेबस फिक्स करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 यूनिट, 10 यूनिट को पढ़ना है। अब हम चलते हैं कि इस 10 यूनिट में एनसीईआरटी के हिसाब से कितने चैप्टर्स को पढ़ना है, एनसीईआरटी के हिसाब से कितने चैप्टर्स को पढ़ना है। तो आप ये देखिए, एनसीईआरटी में दो किताबें हैं। बुक 1 में 8 चैप्टर है, बुक 2 में 7 चैप्टर है। टोटल कितना चैप्टर हो गया, 15 चैप्टर हो गया। टोटल 15 चैप्टर, 15 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट के हिसाब से टोटल कितना हो गया, यूनिट के हिसाब से मैंने आपको बताया कि 10 यूनिट पढ़ना है। सभी बोर्ड्स के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं 10 यूनिट पढ़ना है। और एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने बता के रखा हुआ है क्या, 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। जरा देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में भी कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और कौन कौन सा चैप्टर किस किस यूनिट में आएगा, उसे भी मैं अभी जिक्र कर देता हूं। देखिए यूनिट और मेजरमेंट है, इसमें फिजिकल वर्ल्ड आ जाएगा और यूनिट और मेजरमेंट आ जाएगा। यूनिट और मेजरमेंट चैप्टर का नाम ही है, तो आप ये देख लो, फिजिकल वर्ल्ड के बाद जो होगा आपका यूनिट और मेजरमेंट, ठीक है। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर है। काइनेमेटिक्स मैंने यूनिट का नाम रखा है, और चैप्टर जो है एनसीईआरटी में 2 होगा। कौन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एक, और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन। प्लेन में जब मोशन होगा पार्टिकल का तो उसको पढ़ेंगे, और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वो पढ़ेंगे। मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर सब है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कितने तरह का मोशन होता है स्ट्रेट लाइन में, जो भी होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसके बारे में, और रिलेटेड ग्राफ को देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन बड़ा फेमस है, तो लॉज ऑफ मोशन के लिए कोई अलग से चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी में भी यही है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी लॉज ऑफ मोशन ही बोल करके दिया गया है, तो लॉज ऑफ मोशन है ना। ये मैं बुक 1 की बात कर रहा हूं। बुक 1 में जो 8 चैप्टर है, इधर आपको दिख गया 1 2 3 4 है ना। वर्क एनर्जी पावर 5, ये भी आपको बुक 1 में मिल जाएगा। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी ये है, और ग्रेविटेशन है, ये भी आपको मिल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ ये देखिए, ग्रेविटेशन के पोर्शन तक आपको टोटल 8 चैप्टर बुक 1 में पढ़ना है। मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, आप बुक खोल करके देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा। चैप्टर ये ग्रेविटेशन 8वां चैप्टर है हमारा, ठीक है, 8वां चैप्टर ग्रेविटेशन है, तो जो आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के कितना चैप्टर पढ़ना है, 8 चैप्टर बुक 1 में पढ़ना है एनसीईआरटी का। और रिमेनिंग जो यहाँ 4 यूनिट दिया हुआ है,
ये जो 4 यूनिट दिया हुआ है, ये चारों यूनिट में फिर से आपका 7 चैप्टर, टोटल 7 चैप्टर्स, ठीक है। ये बुक 2 में होगा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर को 3 चैप्टर में बांटा गया है एनसीईआरटी की किताब में। कौन कौन सा? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स मतलब आप समझ रहे हैं जो विच कैन फ्लो। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि थर्मल प्रॉपर्टी उसका किस तरह से बिहेव करता है हीट के साथ, है ना, टेम्परेचर के साथ किस तरह से बिहेव करता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये अलग चैप्टर है। तो देखिए कि ये 3 चैप्टर इधर हो गया, और उसके बाद ये थर्मोडायनामिक एक अलग चैप्टर है, तो 4 चैप्टर हो गया, 1 2 3 और 1 4। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये 5 चैप्टर हो गया, और 2 चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव एक साथ मैंने बना रखा है यूनिट, है ना, ऑसिलेशन एंड वेव एक साथ मैंने यूनिट बना रखा है, जबकि इसमें 2 चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से कवर होंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव। तो कुल मिलाकर के जो है यहां से आप देख लो कि 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद 4, फिर हो गया क्या 5 6 और 7, तो 7 चैप्टर बुक 2, 7 चैप्टर क्या हो गया बुक 2 में आपको पढ़ना है। तो बच्चों ये मेरा सिलेबस है क्लास 11 का, जिसको कि मैंने डिस्कस कर रखा है। वीडियो को आप बार बार करके देख लें। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी तो उन्हें पता भी नहीं होता कि चैप्टर में कैसे पढ़ना है, पूरा का पूरा टीचर पे आप डिपेंड हो जाते हो। आप अपने से खुद काम करना चाहते नहीं हो, तो जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको परेशानी होगी। सारा कुछ टीचर पे मत छोड़ दो यार, खुद से भी करो। अब देखो ये मैंने बुक 1 बता रखा है 8 चैप्टर, बुक 2 बता रखा है ये 7 चैप्टर, ठीक है, और दोनों किताब मिलाकर के टोटल 15 चैप्टर आपको एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ना है। ये सिलेबस मैं बात कर रहा हूं सीबीएसई के हिसाब से। इसमें से कुछ पोर्शंस को हटा भी दिया गया, उसे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता। जो मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा बुक पढ़ा दूंगा, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है, और कि कैसे कैसे आपको सिलेबस करना है कवर। तो शुरू में तो यूनिट एंड मेजरमेंट से करो, फिजिकल वर्ड से आज थोड़ा बहुत शुरू कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सिलेबस के साथ साथ एक ब्रीफ आइडिया भी लग जाए कि क्या होता है। तो ये हमारा सिलेबस है बच्चों, जिसे लिखना है आप इस सिलेबस को लिख लीजिए। यूनिट वाइज आपको कितने यूनिट पढ़ने हैं 10, और चैप्टर वाइज आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं एनसीईआरटी के हिसाब से जो स्टैंडर्ड है बुक, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं। तो टोटल 15 चैप्टर क्लास 11 में करने हैं, ठीक है ना। ये हमारा सिलेबस है। सिलेबस जिसे लिखना है बच्चों आप उसे लिख लो, ठीक है। और मैंने पहले भी बता रखा है कि किताब आपको स्टैंडर्ड ही फॉलो करना है, बहुत सारे बुक के पीछे नहीं जाना। आप एनसीईआरटी की किताब को आधार बना लें, और साथ ही साथ आप एससी वर्मा की किताबों को लगा लें एक बार, ठीक है। बाकी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आता है नीट का और जेई मेंस का आपके लिए पर्याप्त होगा। बहुत सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी किताबों को आप अगर पढ़ते हो, बहुत सारी किताबों को अगर आप पढ़ते हो तो आपको निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब उतना टाइम भी नहीं है यार, एक साल में अब वो फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, तो कितना पढ़ोगे। एक बेस बनाओ और बेस के आधार पे कंसेप्ट क्लियर करो और एबिलिटी डेवलप कर लो कि किसी भी किताब के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की एबिलिटी आप में आ जाए, है ना। ये हमारा मानना है और यही सही तरीका है फ्रेंड्स पढ़ने का भी, ठीक है। तो चलते हैं, इसको अभी मिटा देते हैं, ठीक है, कि क्या हमारा सिलेबस है वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। मैं इसे मिटा रहा हूं। पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में, उसके पहले मैं फिजिकल वर्ल्ड को डिस्कस कर देता हूं कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या पढ़ना है ना। फिजिकल वर्ल्ड जो है, फिजिकल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। इसमें जो मोटा मोटी आपको जो पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं। फोर्स के बारे में जानना है, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट और फिजिकल वर्ल्ड को मैं एक ही साथ ले रहा हूं, ठीक है। इसमें आपको फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में जानना है कि फंडामेंटल फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जानना है, ठीक है, और उसके बारे में स्टडी भी करना है कि ये है क्या। तो मैं आपको ये बता दूं, फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में 4 होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। तीसरा हो गया आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा आपका हो गया वीक फोर्सेस, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है 4 तरह का फोर्स है नेचर में। क्या क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। सबसे पहले बच्चों शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, और आप लोग सभी जानते हो फोर्स होता क्या है। फोर्स जब दो लोग आपस में फाइट करते हैं तो उस समय भी क्या होता है, एक दूसरे पे फोर्स ही लगाया जाता है ना। तो फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, सामने वाले का चलिए आगे आप लोग समझ गए हो कि थोबड़ा बिगड़ जाएगा या कुछ ऐसा, किसी का ज्यादा या किसी का कम। तो होता क्या है कि आपने रीजनेबल फोर्स उसमें लगाया
और फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि उसकी स्थिति में परिवर्तन आया, है ना। फोर्स लगाने के बाद में क्या हो गया, उसकी स्थिति में परिवर्तन आया। अगर इधर से पचक गया हो, इधर से पचक गया हो, तो उस हिसाब से स्थिति में परिवर्तन आया। तो आप ये समझ लो कि फोर्स है क्या। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं फोर्स क्या है। तो फोर्स जो होता है पुश या पुल के फॉर्म में होगा। पुश या पुल के, या तो आप खींचो तो फोर्स लगेगा, या धक्का मारो। सारा जितना भी फोर्स होता है या जिस भी प्रकार का फोर्स आप देख लो, पुश या पुल ही होता है। अल्टीमेटली रिजल्ट उसका इसी में आता है। तो फोर्स क्या होगा, पुश या पुल के फॉर्म में होगा, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है, स्टेट में चेंज लाएगा या लाने का प्रयास करेगा। मैं दोनों बात बता रहा हूं। अगर मेरा मन हो जाए कि इस धरती को, जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूं, उछल के इसे तोड़ दूं, तो तोड़ पाऊंगा क्या? संभव है क्या? नहीं है। लेकिन मैंने फोर्स तो लगाया, तो लाने, अब ये तोड़ने का मैंने प्रयास किया था ना, तो अवस्था में परिवर्तन भले ना हुआ हो, उतना मैं फोर्स नहीं लगा पाया हूं, तो लेकिन मैंने क्या किया, प्रयास किया, है ना। तो क्या है ये फोर्स? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल इफेक्ट, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल इफेक्ट, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। इंटरनल इफेक्ट भी होता है कहीं, लेकिन पहले आप फोर्स इज दैट इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, विच try to change the state of an object, state मतलब अवस्था, state of an object, ठीक है, try to change or changes the state of an object, state of an object। समझ में आ रहा है? या तो क्या करेगा, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाएगा या परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा। ये हमारा फोर्स है, ठीक है। आप समझ सकते हो क्या? बुलडोजर से बिल्डिंग गिरा दो तो क्या हुआ, बिल्डिंग खड़ा था, बाद में क्या हो गया, उसका अवस्था जमींदोज हो गया, उसका अवस्था परिवर्तित हो गया। खड़ा था फिर बाद में लेट गया, है ना। तो क्या है, फोर्स लगाने के बाद ही हुआ ना। फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आएगा, या जो फोर्स लगा रहा है या जिस चीज से फोर्स लग रहा है वो उसके अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा। दोनों ही केस में फोर्स है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि फंडामेंटल, नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब नेचुरल फोर्स। नेचर में 4 ही तरह का फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैं इसे कह रहा हूं। ऐसे बहुत सारा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी फोर्स आप देखें बहुत तरह का फोर्स होता है। उतना ज्यादा फोर्स का डिस्कशन मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। नेचर में जो एग्जिस्ट करता है फंडामेंटली कितना फोर्स एग्जिस्ट करता है, तो 4 है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। ये 4 तरह का फोर्स है। मैं धीरे धीरे करके ये चारों बता देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फोर्स तो आप समझ गए होंगे। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन को ही इसका श्रेय जाता है, ठीक है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो यूनिवर्स का बात कर रहा हूं मैं। ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल फोर्स है, पूरी दुनिया का बात कर रहा हूं मैं। दुनिया में अर्थ तो एक छोटा सा जगह है, पूरी दुनिया में दो पिंडों के बीच, दो पिंडों मतलब क्या, दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दो पिंडों के बीच अगर ये m1 m2 है, दो मास है, दो मासेस के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स याद रखिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है F बराबर, अगर देखिए ये m1 और m2 दो मास है, इसके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो इसका फॉर्मूला होता है बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। जैसे होता क्या है कि F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आप अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F बराबर F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हट गया तो क्या हो जाएगा, F बराबर g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना होगा। तो m1 m2 ये हमारा क्या हो गया, मासेस के बीच, तो ये फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब इसी दो पिंड में, इसी दो ऑब्जेक्ट में एक वस्तु अगर अर्थ हो गया ना बच्चों, एक वस्तु अगर अर्थ, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी बनता है, इसी दो फोर्स में, इसी फोर्स में दो ऑब्जेक्ट में से एक वस्तु को फिक्स कर दो, एक ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दो, वो अर्थ कर दो, अर्थ और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जो लगने वाला फोर्स होगा, अर्थ और किसी अन्य ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको बोलते हैं ग्रेविटी। उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। जब इसमें से किसी एक को आपने फिक्स कर लिया, इसको आप फिक्स कर लो, तो यही क्या हो जाएगा, ग्रेविटी कहलाएगा, ठीक है, ग्रेविटी कहलाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। तो ये हमारा, और मैं ये भी बता दूं कि ये आप सोचते होंगे कि अर्थ
ग्रेविटेशनल पुल तो इतना हैवी है कि चंद्रमा भी अर्थ पे लगा देता है, सन जो है अर्थ को खींच करके रख रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ही रोटेट कर रहे हैं हम लोग, है ना। अर्थ जो है सन के चारों बगल मूव कर रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इतना लंबा लंबा दूरी, यहाँ से अर्थ से सन का दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, अर्थ से चंद्रमा का दूरी है 3,87,000 किलोमीटर, है ना। अब आप अंदाज लगा लो अप्रोक्सीमेटली उतना दूरी से फोर्स लग रहा है, तो कितना लॉन्ग रेंज फोर्स है ये। लेकिन इसका जो वैल्यू होता है, इन चारों में से सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सबसे कमजोर। अगर आप ऑर्डर देखेंगे ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है नेचर में। अगर पूछ दिया बच्चों कि ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, तो नेवर, नहीं, ये किससे, ये सबसे कमजोर है। फिर आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगला जो फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है, ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब अगर मान आपने किसी चीज, ये मार्कर है, ये पेन है, इस पेन को मैंने क्या किया है, इसे मैंने पकड़ रखा है। अगर मैं ये कहूं कि ट्रू सेंस में मैंने इसे नहीं पकड़ा है, तो आप सोचोगे ये क्या कह रहा है भाई, ये पकड़ा नहीं तो फिर कैसे ये आ गया, ये तो मतलब बकवासी बात है। ट्रू सेंस में अब ये क्या हो रहा है कि अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, ट्रू सेंस में क्या होना चाहिए, हम एक मैटर है, मैटर का आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको, इसका भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करना चाहिए, लेकिन इसको पकड़ के रखे हुए। तो जिस फोर्स की वजह से ये होल्ड किया गया है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो डेफिनेशन के लिए आप किताब देख लेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिस फोर्स की, इसे मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसे मैं न्यूक्लियंस बोलता हूं, आप भी बोलते होंगे, है ना, न्यूक्लियंस। न्यूक्लियस के अंदर में आईआईटी में पढ़ने वाले आईआईटीएन, तो उसी तरह न्यूक्लियस में रहने वाले लोगों को न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस, तो जिस फोर्स के वजह से न्यूक्लियंस आपस में जुड़ा हुआ होता है, वो आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखता है, उसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ये बात याद रखिएगा। नेचर में ये सबसे ज्यादा, सबसे ताकतवर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। उसके बाद आ गया ये वीक फोर्स। तो वीक फोर्स क्या होगा, वीक फोर्स जो है, ये जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वीक फोर्स है, तो सबसे वीक नहीं है, ये ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग है भाई, ग्रेविटेशनल से स्ट्रॉन्ग है। वीक फोर्स का मतलब क्या हो गया, देखो मैं आप एक छोटा सा, रेडियो एक्टिविटी सब जो होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस में, जो फोर्सेस का जो होता है, जिस फोर्स का रोल होता है, ये वीक फोर्स है। मैं एक उदाहरण देता हूं। होता क्या है कि एक पार्टिकल है, जैसे कि देखिए न्यूट्रॉन के आसपास बहुत क्लोज एक पार्टिकल होगा, आप किताब पढ़ेंगे समझ में आएगा, न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो। और इस न्यूट्रिनो में ऐसा पावर होता है कि इस न्यूट्रॉन को जो है चेंज कर सकता है प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन को चेंज कर सकता है प्रोटॉन में, और खुद भी चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में। मैं क्या कह रहा हूं, आसपास आप हर, जैसे प्रोटॉन के बाद पॉजिट्रॉन, इस तरह से आपका अलग अलग पार्टिकल होता है। तो न्यूट्रॉन के आसपास मैंने एक उदाहरण लिया, एग्जांपल, न्यूट्रिनो होता है, इसमें क्या कैपेसिटी होता है कि ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल सकता है और खुद भी बदल सकता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। समझ में आ रहा है, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के अलावा आपने कुछ नहीं सुना होगा, तो मैं ये बता रहा हूं कि न्यूक्लियस में जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होता है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में जब डीके होता है, क्षय होता है, तो ये सारा भी जो है पार्टिकल से एमिट होता है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये किसको, इसमें बदल सकता है प्रोटॉन में, ये इसमें बदल सकता है, ठीक है। ये भी वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के फिनोमेनन की वजह से ये ऐसा हो रहा है, तो ये इसको बदल सकता है। तो जिस फोर्स की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वीक फोर्स क्या है, ठीक है। ये भी एक तरह से न्यूक्लियस से ही रिलेटेड है ना। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप समझ गए होंगे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर का फोर्स, जिसके वजह से न्यूक्लियस में रहने वाला जो पार्टिकल है, वो सब एटॉमिक पार्टिकल, वो आपस में एक दूसरे को पकड़ के होल्ड करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर कोई कह दे कि कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सबसे ज्यादा वीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा। अगर इसका सीक्वेंस मैं दे दूं तो क्या हो गया, सबसे, देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये 1 नंबर सबसे ताकतवर, ठीक, ये क्या हो गया, 1 नंबर सबसे ताकतवर। 2 नंबर में ये आ जाएगा, ये समझ में आ रहा है, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये आ जाएगा, और चौथा सबसे वीक, ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूं, सबसे वीक, सबसे कमजोर फोर्स जो है
ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर भी कितना ताकतवर है, समझ में आ रहा है? सबसे वीक है लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है कि समुद्र में भी इसका असर दिखता होगा, हाई टाइड लो टाइड जो भी है। तो ये किस वजह से होता है? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। चंद्रमा पृथ्वी के चारों बगल घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी सन के चारों बगल घूम रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना दूर दूर में भी काम कर रहा है। लॉन्ग रेंज फोर्स तो है लेकिन फिर भी इसको नेचर में सबसे वीक माना जाता है, ठीक है? तो आप ये समझ लो ये चार प्रकार के फोर्स हैं। चारों का कैरेक्टरिस्टिक्स आप किताब में पढ़ लीजिएगा। मोटा मोटी मैंने समझा दिया कि फोर्सेस क्या होता है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या है, फोर्स क्या है, ठीक है? इसी को मेरा मकसद था कि आज क्लास में सिलेबस डिस्कस करना ही मेरा मकसद था, लेकिन फिर भी मैंने फिजिकल वर्ल्ड को समेट दिया ताकि आप समझ लो कि ये क्या होता है, ठीक है? और फोर्सेस के बारे में आप अवेयर हो जाओ, ठीक है? आज के लिए बच्चों वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।